वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और ये हमारा ईद डे स्पेशल है। आई होप आप सबकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन आई ऑल्सो होप कि आप सब ने जो कोरोना के SOPs हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी ईद जो है वो मनाई होगी। आज ईद की मुनासबत से शो हमारा डिफरेंट है, पॉलिटिशियंस नहीं हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स आज आपको नहीं मिलेंगे। हमारे साथ आज दो ऐसी शख्सियात हैं जिनको अगर कहा जाए कि रिट ऑफ द स्टेट की अलामत है तो शायद गलत नहीं होगा। DC इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं हमजा शफकात साहब, और AIG ऑपरेशंस हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान टीपू साहब। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए जो है वो वक्त निकाला, और स्पेशली ईद का टाइम है, आई एम श्योर फैमिलीज़ के साथ आपने जो है वो गुजारना था, सो यू मेड टाइम हमारे लिए। हमजा आपसे शुरू करती हूँ। बड़े डिफरेंट टाइम्स हैं, मतलब पिछला एक साल जो गुजरा है, पिछली ईद पे भी आपसे जो है वो ईद के शोज़ में मुलाकात हुई थी। एक बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है, और स्पेशली ईद का वो टाइम होता है कि जो जितने हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में, वी लुक फॉरवर्ड टू दिस। पूरे साल हम सोचते हैं कि ईद आएगी तो ये करेंगे, कपड़े लेंगे, बहुत सारी उस तरह की और चीज़ें होती हैं। इस दफ़ा आपकी ईद कैसी गुजरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो थैंक यू वेरी मच, हमें आपने इनवाइट किया है। और नॉर्मली ईद के ऊपर हम तो बहुत नेगलेक्टेड फील करते हैं क्योंकि हम फैमिलीज़ के साथ भी नहीं होते, और हमें ईद के ऊपर मैं बताऊं कि नॉर्मली ईद का फंक्शन यही होता है कि जिसमें लोग मिलते हैं, खुशियाँ मिलाते हैं, अपने आप को एक्सचेंज करते हैं, पिकनिक्स होती हैं, वेकेशंस पे जाते हैं। और इस दफ़ा हमारा काम ये था कि जो ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं हमने उन सबको स्टॉप लगाना है। तो बहुत ही पेनफुल काम था। टूरिज़म सारे स्पॉट्स बंद किए हुए थे। ख़ुद भी हम ज़ाहिर बात है अपनी फैमिली से दूर थे क्योंकि हमारी ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ईद हमारे लिए बड़ी क्रिटिकल थी कि अगर ये ईद पे अगर हमने नहीं किया होता, ये सख्ती ना की होती, तो ये कुंभ का मेला बन जाता पाकिस्तान का, जैसे इंडिया में हुआ। जी बिल्कुल। तो इसलिए फ़ौरन ईद की नमाज के बाद लोगों के ऊपर हमें SOPs की इन्फोर्समेंट करनी पड़ी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करनी पड़ी, चैलेंजेस भी आए, लोग तंग भी हुए, तादरों ने थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी किया, लेकिन बस हम ये इसको समझते हैं कि ये नागुज़ीर था, एक जहाद की तरह हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम सैटरडे संडे बंद करते हैं तो जो डेली केसेस 600 होते हैं वो 200 पे चले जाते हैं, यानी कि 400 लोगों को हम कोविड से बचाते हैं अगर एक दिन का लॉकडाउन हो। तो ये ईद के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमने कोई एटलीस्ट सिर्फ इस्लामाबाद में 50-60 लोगों की जान बचा ली। बिल्कुल। अच्छा, मैं उस्मान की तरफ भी जाऊँगी, लेकिन ज़रा ये बताइए, आपने कहा आप हम बड़े निगलेक्टेड फील करते हैं, फैमिली के साथ आप होते नहीं हैं। पिछली दफ़ा भी मुझे याद है बच्चों की बड़ी कंप्लेंट्स थी, बच्चे जो हैं वो आपके बहुत अपसेट थे कि आप ईद के टाइम पे साथ नहीं हैं। इस दफ़ा क्या बच्चों ने ज़्यादा कहा कि कितनी ईदें इस तरह गुजरेंगी? क्या बच्चों का क्या रिएक्शन था? हाँ, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये इतना लंबा, नॉर्मली कभी भी क्राइसिस आते हैं, पहले भी तो होता है, महीना भी हमें काम करना पड़ता है, 24 आवर्स काम करना पड़ता है, लेकिन ये इतना लंबा क्राइसिस चली जा रहा है, इट्स बिन मोर देन 1 ईयर। और बच्चों की अपनी साइकोलॉजी, मैं समझता हूँ इस पूरे क्राइसिस के अंदर पूरे मुल्क के और पूरी दुनिया के बच्चों की साइकोलॉजी बहुत इफेक्ट हुई है, क्योंकि उनका तो स्कूल भी बंद हो गया, उनका बाहर निकलना भी बंद हो गया, उनको मास्क पहनना पड़ रहा है, उनको हर चीज़ से डराया जा रहा है। और वही चीज़ मुझे भी अपनी फैमिली में नज़र आ रही है कि उनकी भी फ्रस्ट्रेशन मेरी जॉब से बढ़ती जा रही है। तो अभी बस ओवर कॉम्पनसेट करूंगा, ये थोड़ा सा क्राइसिस खत्म हो तो फिर उनको कोशिश घूमने फिरने लेके जाऊंगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। अच्छा, उस्मान का मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, उस्मान की अभी नई शादी हुई है, कुछ देर पहले उस्मान की शादी हुई है। तो उस्मान, आपका जो ये टाइम गुजरा है, स्पेशली ईद का टाइम, और पहली ईद थी आपकी और ड्यूटी पे गुजरनी थी, तो वाइफ ने कंप्लेन किया, या वैसे तो वो भी सिविल सर्वेंट है, उन्होंने भी शायद अंडरस्टैंड कर लिया हो, लेकिन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर उन्हें भी मालूम है कि अकोमोडेट करना है, जॉब भी है, ड्यूटी भी है, और लोगों के लिए सर्विस, बिकॉज आई बिलीव पुलिसिंग, उन्हें भी मालूम है इट्स अ लाइफस्टाइल, नॉर्मल जॉब नहीं है। तो लोगों को इस पेंडेमिक से इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए पुलिस फ्रंट लाइन पर इट वाज ऑल प्रेजेंट। तो अगर इस ईद के ऊपर अगर हम बहुत सारा लोगों की गैदरिंग्स को अलाउ करते या उनको आने देते तो ये पेंडेमिक बहुत बढ़ सकता था। हमारे नेबर कंट्रीज़ के एग्जांपल्स आप सबके सामने हैं। तो इसको कंट्रोल करना था ताकि लोगों को हम पाकिस्तान को इस क्राइसिस सिचुएशन से निकाल सकें। तो तमाम पुलिस IG साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम तमाम वी रिमेड ऑल आउट, ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ के साथ हैंड्स इन हैंड और लोगों को गैदरिंग से रोक सकें। और इस पेंडेमिक को रोकने के लिए वी फील प्राइड कि हम इसको फ्रंट लाइन के तौर पर हम ले रहे हैं अब एज अ वर्कर, और इसको ख़त्म करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए अपना रोल अदा कर। जहाँ जहाँ लोग अपना रंग जमा रहे थे, आप दोनों ने वहाँ पे रंग में भंग डाला जाके, है ना, दोनों ने इस दफ़ा ये किया आपने नहीं, बट दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। वो तो खैर आपने लोगों को बचाया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा उस्मान, परसेप्शन नॉर्मली लोगों का ये होता है कि पुलिस जो है, माइंड नहीं करना आपने, पुलिस जो है वो शायद पैसे लेती है। इस ईद पे आपने कितने पैसे दिए हैं? ईदी कितनी दी है आपने? क्या क्या दिया आपने?
اپنے گھر والوں کو, نیفیو نیسز کو عیدی دی ہے, بہنوں کو دی ہے, اور جیب خالی ہو گئی ہے. جیب خالی ہو گئی ہے, بٹ یہ ہے کہ عید کا, لیکن وہ فیسٹیوٹی اسی چیز کا نام ہے. آپ عیدی لے رہے ہیں, عیدی دے رہے ہیں, فیسٹیوٹی اپنی فیملی کے ساتھ منا رہے ہیں, بسائڈس کہ آپ اپنے جاب کو بھی کمٹمنٹ کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہیں, لیکن اپنا شام میں سے جو ٹائم آپ کو ملا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ. پروڈیوسر صاحب نا میرے کان میں کہہ رہے ہیں عثمان صاحب سے یہ پوچھیں کہ سب کا نام لے لیا, فرسٹ عید تھی, مسز کو انہوں نے عید نہیں دی؟ وہ سب سے پہلے مسز کو ہی دی ہے, اور میری پہلی عید تھی ود دا وائف. اٹ واز لائک ویری مارولس ایکسپیرینس, آئی مسٹ سے دیٹ. اور ایک زندگی کے اندر, اچھا اب یہ صرف یو ناٹ پلینگ ٹو دا گیلری نا کہ وہ دیکھ رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں مارولس ایکسپیرینس, یہ ایکچولی مارولس ایکسپیرینس اٹ از. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. اچھا یہ مجھے بتائیں حمزہ کہ ابھی جو سچویشن گزری ہے, کووڈ کا ٹائم جو گزرا ہے, اس پہ آپ نے خود یہ پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے, آپ نے ایکسپیرینس کیا, آپ کے بچوں کو ہوا, آپ کے گھر والوں کو ہوا, تو وہ ذرا بتائیں آپ جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیپل ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی, ابھی بھی یہ ہے کہ لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے, آپ ان کو کیا میسج دیں گے جو آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے؟ اچھا کیونکہ ہمارا پاکستان کے اندر مورٹیلٹی ریٹ 1% ہے, اسلام آباد کے اندر بھی 70,000 کیسز ہوئے پچھلے پورے سال کو ملا کے, اور اس میں سے ڈیتھس اراؤنڈ 700 ہوئی. تو لوگ سمجھتے ہیں یار 1% مورٹیلٹی ریٹ ہے تو اس طرح کا سکیئر نہیں ہے, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے بیمار ہونا خود ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹارچر ہے جس میں سے آپ گزرتے ہیں. 14 دن کے لیے آپ نے بند ہونا ہے, اپنے گھر والوں کی جان بھی آپ کی جوکھوں میں ہوگی, آپ کی بھی جان. اب جیسے میں اپنے کمرے میں بند تھا, اس میں کھانا کیسے آنا ہے, وہ ڈسپوزیبل میں آ رہا ہے, میرے کپڑے کیسے دھلنے ہیں, میں خود اپنے برتن صاف کر کے باہر پکڑا رہا ہوں, اور کھڑکی اس طرف کھلے تاکہ بچوں کی طرف وہ ہوا نہ جائے. ایک تو وہ ٹارچر. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو کاسٹ آ رہی ہے, سرکاری طور پہ آپ ٹیسٹ تو کرا لیتے ہیں, لیکن آپ کا ڈی ڈیمر ٹیسٹ ہے, آپ کا ایچ آر ٹیسٹ ہے, آپ کا ایکس رے ٹیسٹ ہے, وہ ٹیسٹ کروانا وہ علیحدہ 40,000 to 45,000 کی ایڈیشنل کاسٹ ایٹ لیسٹ, اور وہ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر ہے, آپ نے پہلے تو پلان نہیں کیا ہوتا, وہ ایک علیحدہ کاسٹ ہے. اور پھر میں آپ بتاؤں اس کا سائیکالوجی پہ بہت زیادہ افیکٹ ہے. مطلب وہ اپنے آپ کو بند رکھنا, پھر درمیان میں یہ خیال آنا شروع ہوتا ہے پتہ نہیں میں اگر مر جاؤں تو کیا ہو, اور وہ بالکل ایک اکیلے کمرے میں کسی سے بات کیے بغیر, آلدو ٹیکنالوجی ہے سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی بینگ الون ان یور روم وہ آپ کی سائیکالوجی کو بہت افیکٹ کرتا ہے. ایبسلیوٹلی, آئی واز گوئنگ ٹو سے دس بیکاز میری مدر اور میرے فادر دونوں جو ہیں ان کو کووڈ ہوا, تو جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی, اب مدر میری کمرے میں تھیں تو ہم ان کو روز ویڈیو کال, اور مطلب دن میں کئی دفعہ جو ہے ویڈیو کالز ہوتی تھیں, لیکن وہ یہ کہتی ہیں جب رات پڑنا شروع ہوتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں اب کسی سے بات نہیں کر سکتی, تو مجھے وہ فیلنگ آف فرسٹریشن جو آپ کہہ رہے ہیں, اور وہ ہال اٹھتے ہیں, ایکچولی آپ کو وہ بڑا ڈر لگنا شروع ہوتا ہے, پیرانویا ہوتا ہے. اور میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم ٹی وی پہ پروگرامز دیکھتے ہیں, اور یہ کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو لوگ انفارچونیٹ ہے کہ وہ اچھوت سمجھتے ہیں شاید کہ یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, اور پھر فون کر کے کہیں گے جی فلانا بھی مر گیا, فلانا بھی مر گیا, تو بندہ ایک ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو اس لیے اس میں لوگوں سے میری یہ ہے کہ صرف اس میں جینا یا مرنا نہیں ہے, اس بیماری سے گزرنا ان اٹ سیلف بہت بڑی ٹینشن ہے. تو اپنے آپ کو, اور کیا ہے, صرف ایک ماسک پہننا ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھنا, تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے, آپ بچ سکتے ہیں. اور پوری دنیا کے لوگ بچ رہے ہیں, آسٹریلیا بچ گیا, نیوزی لینڈ بچ گیا, چائنا نے کنٹرول کر لیا, دبئی وغیرہ کنٹرول کر چکے, تو ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے تو ہم کیوں ارسپانسبل ایکٹ کرتے ہیں. اچھا یہ جو بات ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ اویئرنیس ہماری ابھی بھی شاید, میرا خیال ہے انیشلی شاید ہم نے اس کو سیریسلی نہیں لیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈر آیا, پھر اس کے بعد ہم اس میں سے نکل گئے, اور دنیا مثال دی تھی جی پاکستان نکل آیا, تو شاید ہمارے ایک سلیک ایٹیٹیوڈ آ گیا. اب جب یہ ہوا کہ جی امپلیمنٹیشن ہوگی, ایس او پیز کی ہوگی, ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اس میں آپ لوگوں کو کتنا پرابلم آئی, آپ نے کیونکہ امپلیمنٹ کرائی ہیں چیزیں؟ بالکل, پولیس بینگ دا امپلیمنٹیشن آرم آف دا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر, دا پوائنٹ از لوگوں کو, کچھ لوگ اسلام آباد کی سرٹن سیکشن آف سوسائٹی انہوں نے اچھا رسپونڈ کیا, خود ہی ماسک پہنے, اپنا گیدرنگس کو اوائڈ کیا, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کی. بٹ اکثر آپ جائیں رورل سائڈ پر جائیں گے, نارمل مارکیٹس میں جائیں, لوگوں کے پاس سورس آف انٹرٹینمنٹ کم ہے, تو وہ آپس میں شام میں گیٹ ٹوگیدرز, تو اس میں لوگوں کا فیئر فیکٹر جب فرسٹ ویو آئی تھی بہت زیادہ تھا, تو لوگ خود بھی ریسٹرین کر گئے تھے اپنے گھروں میں. ابھی اس میں لوگوں کا شاید وہ فیئر فیکٹر اور وہ چیزیں, جیسے سر رمضان نے کہا مورٹیلٹی ریٹ اگر 1% ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس 1% میں ہم کہاں آئیں گے. سو لوگوں کو انفورس کرنا, ہم ایڈمنسٹریشن اور پولیس نے پوری کوشش کی, فائنس کیے, ریسٹورانٹس کو بند کرنے میں ریزسٹنس آئی, اور شاپس بند کرنے میں ٹریڈرز کی طرف سے ریزسٹنس آئی, تو بٹ اسٹل ہم کمیٹڈ رہے, اور لوگوں نے اوور آل ایک اچھا تعاون اسلام آباد کی کمیونٹی نے کیا, اور ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے میں وی ریمین سکسیزفل ٹو این ایکسٹینٹ. اچھا یہ بتائیے کہ کیونکہ ہم اگین بات کر رہے ہیں لمیٹڈ ریسورسز,
तो जहाँ जहाँ जैसे नाकों पे और ये ड्यूटीज़ लगती हैं, कई दफ़ा तो इस तरह होता है कि खाने के लिए भी नहीं मतलब कुछ होता, मतलब क्योंकि रिसोर्सेज इतने कम है, तो वो किस तरह आपने मैनेज किया? बिकॉज आप दोनों ने मिलकर किस तरह मैनेज किया? लेट सपोज अगर हमारा धरने पर ड्यूटी लगी है तो धरने के दौरान हम हेडक्वार्टर से तमाम ऑफिसर, तमाम जवान जो जहाँ जहाँ इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनको जिस जिस टाइम पे वो उनकी ड्यूटी थी उनको खाना वहाँ पहुँचता रहा। वी मेड श्योर कि उनको स्पेशली जहाँ माइक्रो लॉकडाउन्स लगे, 2-2 3-3 दिन उनको जो है वहाँ पे रहना पड़ रहा है, वहाँ पे बड़ा टफ ड्यूटी थी। बिल्कुल। रमज़ान के दौरान अफ्तारी की उनको मुकम्मल उनको अफ्तारियाँ पहुँचाई गई। ऑफिसर्स ने, आईजी साहब ने खुद, डीआईजी ऑपरेशंस ने, ऑपरेशंस डिवीजन के ऑफिसर, सिक्योरिटी डिवीजन, वेरेवर देवर पोस्टेड ट्रैफिक, उनके साथ जाके अफ्तारियाँ की, उनको खाना पहुँचाया। और जब ऑफिसर जब उनका साथ होते हैं तो जवानों का खुद ही मोराल बढ़ जाता है और इस तरह। अच्छा, क्या कंप्लेंट जो आप लोगों के जो स्टाफ थी, जनरल कंप्लेंट पब्लिक से क्या आ रही थी कि पब्लिक रिसेप्टिव नहीं है, पब्लिक बदतमीज़ है, पब्लिक सुन नहीं रही? क्या कंप्लेंट क्या आ रही थी जनरल? असल में हम लकी हैं इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है। इस्लामाबाद के लोग इस लिहाज से बहुत रिफाइंड हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सिटी। अब लोग कहेंगे ये इस्लामाबाद की ज़्यादा कर रहा है, लेकिन कराची लाहौर से इस्लामाबाद आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बेहतर है, यहाँ की क्लास बहुत रिफाइंड है। लाहौर को कुछ ना कहें, मैं और उस्मान लाहौर से, आप लाहौर को ना कुछ कहें, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इस्लामाबाद का बायस तो है ना, हमारा कैपिटल भी है। इस्लामाबाद के लोगों ने काफ़ी ताउन किया है। सबसे ज़्यादा शिकायत यही थी कि इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है। उसकी वजह ये थी कि फर्स्ट लॉकडाउन में स्केयर बहुत ज़्यादा था, सेकंड में थोड़ा कम हुआ, और थर्ड के अंदर तो लोगों ने यही समझा कि यार आप ये ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। तो एक तो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था लोगों का, बार बार जाके बंद कराना। हमारे भी रिसोर्सेज देखें ना कितना टाइम लगता है। अब हमने रमज़ान के महीने में कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस और कोविड SOPs को 25 टीम्स बनाई। इंतज़ामिया के हमारे 25 मैजिस्ट्रेट थे और 24 आवर्स हमने बुक किया हुआ था कि सुबह 12 घंटे ये बंदा ड्यूटी देगा, 12 घंटे ये देगा, और इसका यही काम होगा कि लॉकडाउन इन्फोर्स करे, प्राइसेस को चेक करे, SOPs को इन्फोर्स करे, बैंक्स को चेक करे, ऑफिस को चेक करे। और जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जब शुरू हो रहा था तो हमारा 16% पॉजिटिविटी था, 100 में से 16 पॉजिटिव आ रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 5% से भी नीचे जा चुका हुआ है, और अभी इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन में ये ईद की छुट्टियां हुई हैं, इसकी वजह से इंशाल्लाह ये मजीद 2% पे चला जाएगा और मेरे ख्याल से हम नॉर्मल हो जाएंगे। तो एक जो शिकायत हमें इस्लामाबाद से लोगों से रही है कि वो इररिस्पॉन्सिबल खुद रहे हैं, उन्होंने वो एहसास नहीं किया, हमारे आने पे वो ठीक हो जाते हैं। और कुछ जो मराकज़ हैं, स्पेशली आपारा और कराची कंपनी के ताजरों ने तो हमारे साथ बहुत लड़ाई की है, काफ़ी लड़ाई की है। अभी बल्कि ईद से कुछ दिन पहले ही हमारी G10 में काफ़ी लड़ाई हुई। अच्छा। और लेकिन बस हम उनकी मजबूरी भी समझते हैं, और ये हमारी ड्यूटी है। हम उनसे फिर प्यार से बात भी करते हैं, समझाते भी हैं कि सर इसका आपको ही फ़ायदा है, और फिर उनको स्टैट्स दिखाते हैं। स्टैट्स दिखाएं तो समझ आ जाती है। मेरा को बताया ना कि सैटरडे संडे के लॉकडाउन से जहाँ डेली 600 या 500 केसेस होते थे 200 पे चले गए, तो इतना वो मार्केट डिफरेंस नज़र आता है, तो फिर वो लोग कन्विंस हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वाकई हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और आवाम का ना गैप हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ता भी जाता है, और वो लोग समझते हैं कि जी ये कॉलोनियल हैं और इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। इसमें अब जो आपने पहली बात की ना इमेज बिल्डिंग की, इमेज बिल्डिंग एक तो ये कि हमने भी उस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। इमेज बिल्डिंग वो मैं अपने फेलो ऑफिसर्स को भी, कॉलीग्स को भी और अपने स्टाफ को भी कहता हूँ कि इमेज बिल्डिंग तभी होगी जब आप सही काम कर रहे होंगे। सही काम करके को प्रोजेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप काम सही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो काम नहीं ठीक होगा। और अगर आपका काम ठीक हो रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी घोटकी में पोस्टिंग थी। घोटकी में हमारे सीनियर थे DC और DPO, उन्होंने फैसला किया कि यार घोटकी में हाईवे क्राइम बहुत ज़्यादा था और एबडक्शन, अगवा बराए तवान बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया। ना उनके पास ट्विटर था, ना फेसबुक, ना सोशल मीडिया, ना कुछ, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उन्होंने एक्चुअली जो वारदातें थी जो 10-10 डेली हो रही थी, वो 0 पर ले आए। मतलब वो 6 महीने घोटकी से अगवा बराए तवान नहीं हुआ। तो खुद ब खुद मीडिया ने ये छापना शुरू कर दिया, CM तक बात गई और वो बात फैल जाती। इस तरह इस्लामाबाद में जैसे पुलिस वालों ने भी किया ना, अगर इस्लामाबाद के अंदर हम जेन्युइनली, जैसे हमने फैसिलिटेशन सेंटर्स बना दिए, अब लोगों को हमारे दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, तो वो ये लोग खुद हमारी इमेज बिल्डिंग करना शुरू करेंगे। तो इंपॉर्टेंट काम यह है कि अगर ऑफिसर सही तरह से तमीज़ के साथ हलाल तरीके से काम करना शुरू करें ना, तो फिर ही उनकी इमेज बिल्डिंग हो सकती है। अगर वो सिर्फ इमेज बिल्डिंग पे हम फोकस कर दें कि जी हम सोशल मीडिया और फेसबुक पे बहुत प्रेजेंस कर दें और एक्चुअली कुछ काम ना हो रहा हो, तो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाएंगे, नीचे लोग गालियां देने, क्योंकि ये तो इतना डेमोक्रेटिक है ये सोशल मीडिया, इसमें तो यू कांट कंट्रोल। आप प्रिंट में कुछ कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक में किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया में तो आपको पता ही नहीं है वो कहाँ से
पार्लियामेंट में भी काफी फिर चीजें सुनने को मिल जाती है, हो जाता है। तो इसलिए, लेकिन अगर चीज़ जेन्युइन होगी ना तो आवाम अप्रिशिएट करती है। हमने अपने स्टाफ का एटीट्यूड चेंज करने के ऊपर हमने बाकायदा इस्लामाबाद में पहली दफ़ा मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया और उनको कहा कि यार इनको बताएं कि अच्छी तरह बात करने से इनको खुद क्या फ़ायदा है, इनको खुद कन्विंस किया। और फिर हमने ऑब्वियसली हमने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को प्रेजेंट किया। गवर्नमेंट ने भी हमें अप्रिशिएट किया। नॉर्मली गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऑफिसर्स को मना करती हैं, लेकिन ये हम गवर्नमेंट को क्रेडिट देंगे, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप लोग जाएं। और आज जिस तरह हम टीवी चैनल्स पे आते हैं, बात करते हैं, पहले इसकी इजाज़त नहीं थी, तो अभी आते हैं और हम लोगों से भी इंटरेक्शन हमारा बढ़ रहा है, कनेक्शन भी बढ़ रहा है। मीडिया के थ्रू हमें बात भी सच्ची पता चल जाती है। सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल जो एक्चुअल प्रॉब्लम है पता चल जाती है। अच्छा, मुझे जो एक चीज़ सोशल मीडिया का जो कमाल है, ऑब्वियसली मतलब प्लस और माइनस साइड दोनों जो है, अप एंड डाउन जो दोनों है, लेकिन जो कमाल है वो ये है कि छोटे से भी कोई इशू है ना किसी का, जो हमजा तक या आप तक नहीं पहुंच सकता, वो सोशल मीडिया पे आके कह देगा और वो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, और आप यू कैन असिस्ट दैट पर्सन। अच्छा, इस पूरे सिचुएशन में कोई ऐसे आपकी फोर्स के, फिर हमजा की तरफ भी आऊँगी, कोई ऐसे अनसंग हीरोज़ जिनको आप चाहते हैं आज क्रेडिट जो है वो जाना बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए कौन है वो लोग, कोई ऐसा अगर आप कोई किस्सा शेयर करना चाहें? हमारी ऑल द कांस्टेबलरी इज़ द अनसंग हीरो। ये नाकों पर रही, इन्होंने SOPs को इम्प्लीमेंट करवाने में इस बिगर कॉज के अंदर अपना रोल प्ले किया। ऑफिसर्स को नहीं मैं क्रेडिट दूंगा, सबसे पहले मैं अपनी कांस्टेबलरी को दूंगा, बिकॉज हम ऑफिसर्स हैं किसकी वजह से हैं, अपनी कांस्टेबलरी की वजह से हैं। तो इन्होंने SOPs को, जिस तरह सर ने भी पहले कहा कि हमने जहाँ पर जो बने हुए थे कोविड वाले सेंटर बने हुए थे, जहाँ पर हम उनको बंद कर रहे थे ये पेंडेमिक को मिटिगेट करने के लिए, उनको वहाँ पर उन्होंने ड्यूटीज़ की। कोविड पेशेंट्स के साथ उनको इंटरेक्शन होने का उनको खुद भी खतरा था, वैक्सीनेट नहीं हुए थे, और हॉस्पिटल्स के अंदर उन्होंने ड्यूटी की, क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर ड्यूटी की। इन तमाम जगहों के ऊपर अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान को उन्होंने एट द वर्ज ऑफ देयर ऑन लॉस उन्होंने डाल के और ये ड्यूटी की। सो दे आर द अनसंग हीरोज़। अब तुम्हारी इस्लामाबाद पुलिस की जो कांस्टेबलरी है, और इन्हीं को मैं सलूट पेश करूँगा। इन्हीं की वजह से हम ऑफिसर्स अपने आप को ऑफिसर्स कहलवाते हैं, और दे प्लेड अ मार्वलस रोल, और दे डिजर्व टू बी सलूटेड। Any particular story that maybe you want to highlight, any particular member of your team that you want to highlight, जो ज़ाहिरन हमें तो नहीं नज़र आता, आप लोग हैं, आप लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाती हैं। असल में हमारे इस्लामाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं हमारे डॉक्टर ज़ईन, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के लिए मतलब वी वर लकी कि वो हमारे पास था, और उसने जिस तरह टेक्निकली काम किया, क्योंकि ये जो एपिडेमिक है ना, एपिडेमिक में फ़ैसले करने होते हैं साइंटिफिक, इसमें विम्स विशेज़ या पॉलिटिकली हो के या अखबारों में पढ़ के नहीं कर सकते। और ये तो ऐसी थी जिसका किस पूरी दुनिया को कुछ पता ही नहीं था, ट्रायल एंड एरर चल रहा है सारा। तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करना, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने बहुत ज़्यादा काम किया। डॉक्टर ज़ईन, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल में उसकी सर्वेलेंस की वजह से इस्लामाबाद हमेशा से SOPs कंप्लायंस में और सर्वेलेंस में इस्लामाबाद टॉप पे रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि हमारे एक्चुअल जो अनसंग हीरोज़ हैं ना, वो ऑफिसर्स हैं जो NCOC के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको लोग नहीं जानते। लोग इस इदारे को उस तरह नहीं जानते कि जी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स क्या है, लेकिन हमारा तमाम फ़्लाइट्स का डाटा, हॉस्पिटल्स का डाटा, नई ऐप्स बनाना, हॉटस्पॉट्स कहाँ पे चल रहे हैं, प्राइवेट के हॉस्पिटल्स में क्या चल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, वो इतना बड़ा डेटाबेस, उसको मैनेज करना, डेली बेसिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे करना, तमाम प्रोविंसेस को इकट्ठे करना, एक प्लेटफॉर्म पे बिठाना, फिर उसका एक डिसीजन लेना, उसको लीगली अप्रूव करवाना, क्वारंटीन सेंटर्स का एस्टैब्लिशमेंट हो या NDMA डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑर्डिनेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पिंडी या इस्लामाबाद की कोऑर्डिनेशन हो, उसमें NCOC के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। और उसमें हमारे एक ऑफिसर्स हैं, मज़र साहब हैं, बिशारत साहब हैं, ब्रिगेडियर इजाज़ हैं, ब्रिगेडियर शाम हैं, ये 3-4 हैं जिनको लोग नहीं जानते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये कोविड क्राइसिस का इवेंचुअली कभी कोई पेपर लिखा गया, इस पर कोई बुक लिखी गई, तो ये 4-5 ऑफिसर्स जो NCOC के थे, इनको ज़रूर मेंशन किया जाएगा और किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ब्रेन चाइल्ड था जिन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ पहले बंद करनी है, और इनके डिसीजंस को इवेंचुअली मिनिस्ट्रीज़ ने इम्प्लीमेंट किया। अगर ये ना बताते तो हवा में हम टामक टोंगियाँ मार रहे होते। हमें तो ईरान और इटली ने जो किया है अपने लोगों के साथ, या इवन अमेरिका ने जो किया, मतलब उनकी ज़रा सी लीडरशिप की कमी हुई है। और आप देखें कि World War II में इतने बंदे नहीं मरे जितने कोरोना से उन्होंने अमेरिका में मार दिए। और सिर्फ यही है कि वो उनके पास ये इस तरह का इदारा नहीं था जो ये कर सकता था। एक कोइंसाइड सारी जहाँ इन्फॉर्मेशन कोइंसाइड हो रही थी। ऑन दैट नोट वी गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ पब्लिक के सवाल हैं पैंडेमिक के हवाले से, और एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है वो इन दोनों के सामने रखूंगी। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद द टू सुपर हीरोज ऑफ इस्लामाबाद. हमारे साथ डीसी साहब मौजूद हैं और उस्मान टीपू साहब हमारे एआईजी ऑपरेशन साहब जो हैं वो मौजूद हैं. मैंने कहा बर्निंग क्वेश्चन एक जो है मैंने आपसे पूछना है. अब आवाम पूछ रहे हैं, आपको पता है इस मुल्क का जो फेवरेट पास टाइम है वो शादी करना है, शादी में जाना है, शादी करना है. शादियां आपने इतनी ज़्यादा जो है वो रुकवाई हैं जाके. अब लोग पूछ रहे हैं वो शादियां हम प्रॉपर कब कर सकेंगे? अभी देखें, हमारी जो वैक्सीनेशन है ना, मैंने आपको बताया कि अभी डेली बेसिस के ऊपर हम 1,00,000-1.25 लाख लोगों को वैक्सीन कर रहे हैं. और हमारा प्लान ये है कि हम दिसंबर तक पाकिस्तान के अंदर 6-7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे पूरे पाकिस्तान में. थोड़ा सा ये ट्रेंड हमारा अगर 5% से नीचे चला जाए, मेरे ख्याल में कि जून के अंदर लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लें. जून के महीने में बहुत मुश्किल होगा. जून इज गोइंग टू बी टफ. जून तक टफ रहेगा क्योंकि वैक्सीनेशन चल रही होंगी और अभी तक हम बहुत ज़्यादा उसमें होंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले रहे होंगे. जुलाई में मेरा ख्याल है, मेरा मतलब मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जुलाई के अंदर काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस कम हो चुकी होंगी. और जुलाई के अंदर अगर किसी ने कोई फंक्शन रखना चाहते हैं तो वो फिलहाल टेंटेटिव डेट प्लान कर सकते हैं. चलिए जी, आपने ये सुन लिया. जुलाई में खैर गर्मी बहुत होती है यहाँ पे, लेकिन अगर बहुत ही मुसीबत है और आपने जो है वो प्रॉपर फंक्शन करने हैं तो जुलाई तक तो कम से कम इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन हमारे पास उस्मान जो है, उस्मान की शादी पैंडेमिक में ही हुई है. तो उस्मान जरा अपनी शादी का बताइए कि आपकी शादी नॉर्मल शादियों की तरह थी या मतलब लोग कम थे, आपने पूरी जो है वो SOPs की पासदारी करते हुए आपकी शादी हुई? मुकम्मल SOPs की पासदारी रखते हुए शादी की. 300 वाली गैदरिंग को इंश्योर किया. बहुत सारे लोगों को नाराज़ किया. बहुत सारे लोगों ने बाद में कंप्लेंट की और बड़ा सरप्राइजिंगली कहा कि आपने बुलाया ही नहीं था. अच्छा, शादी हो गई. सो उस चीज़ों को मेंटेन करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंस टू एन एक्सटेंट रखा क्योंकि लोग कम थे, जगह ज़्यादा थी. और कोशिश की कि कोई सफ़र ना हो, कोई इफेक्ट ना हो, कोई नाराज़ ना हो उस तरह. लेकिन ये वैसे मेरा ख्याल है, पता नहीं, शायद मे बी इट्स गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. शायद हम ये सोच ही नहीं रहे, सिर्फ हमारी एक वो शादी एक तो फेवरेट पास टाइम है, ऊपर से ये कि हमने उसको हवा बनाया हुआ है, मतलब जैसे ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम और सबसे वो चीज़. और उस फंक्शन पे आपके पैसे भी लगने हैं, उस फंक्शन पे आपने जो है सारी चीज़ें करनी. शायद एक अच्छी चीज़ है कि हम सादगी की तरफ शायद वापस आए. आप समझते हैं? बिल्कुल, मैं तो 100% देखें, पाकिस्तान में तो एक लॉ मौजूद है जिसमें इसका नाम है कि एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग्स नहीं होनी चाहिए. इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती क्योंकि लोग इसको कल्चरल इशू बना देते हैं. और मेरे ख्याल से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हैं कि यार अच्छे तरीके से, सादगी तरीके से, और उस पर मतलब अजीब बात लगती है लेकिन ये नज़रें भी नहीं लगती, ये लोग हासिदीन भी नहीं होते. मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ इस पे तो. और दूसरा ये कि आप जो इतना ज़ाया कर रहे होते हैं पैसा भी, और आप ज़ाया कर रहे होते हैं फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ में, वैसे ही इस पे अल्लाह ताला नाराज़ होता है. तो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये है कि जो हमारी वेडिंग मार्कीज और उनका नुकसान हुआ है, और मेरा तो ख्याल है नहीं, वो फिर मुझे कहेंगे सर आप कह रहे हैं कि शादियाँ नहीं होनी चाहिए. तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एक तो इतना अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था, जैसे फिल्मों के अंदर ही होता है ना, जैसे वो सुल्तान रही होता है वो है शादी नहीं हो सकती, और ये हुआ है. आप विलेन हैं इसमें, आप दोनों विलेन हैं, शादी नहीं हो सकती. हमने किया है इस्लामाबाद में कि हमने छापा मारा और वो खुफिया जगह पे किसी फार्म हाउस पे शादी चल रही थी, वहाँ से हमने उठाया. और इंतहाई अनफॉर्चुनेट है कि मतलब लड़के वाले तो चले जाते हैं, लड़की वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी सारी ज़िंदगी का एक उनके लिए वो डिलेमा बन जाएगा और एक टैबू बन जाएगा कि ये वो हैं कि इनकी शादी पे छापा पड़ गया था. लेकिन क्या करें, मजबूरी है. तो क्या वो जरा इवेंट बताएं, क्या हुआ वहाँ पे? आप गए, आपने कहा ये शादी नहीं हो सकती, क्या वही हुआ? बिल्कुल ऐसे हुआ. लेकिन हमने ऑब्वियसली हम क्राउड के अंदर आके तो हमने कहा, हम गए और हमने जाके उनकी मैनेजमेंट को कहा कि यार जब ये बैद था आपने क्यों ये किया. उन्होंने बहाना किया कि सर फलां फैमिली आनी थी, फलां थी. तो अब हमने जितना हम पोलाइट हो सकते थे वो पोलाइट तो नहीं उठाया आपने जी, दूल्हे को उठा तो नहीं लिया? नहीं उठाया, नहीं अरेस्ट नहीं करवाया, मतलब उस स्टेज से उठा के उनको कहा कि लाइट्स बंद करें और खत्म करें. तो मतलब हमने शादी हो गई, शादी बस दरमियान में थी का उनकी रंग में भंग डाली है, वो भंग तो डाल दिया. आपने भी ये काम किया कि जाके विलन वाले काम किए आपने? एडमिनिस्ट्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन हैंड है ही पुलिस, तो पुलिस की प्रेजेंस वहाँ पर. शादी में आप थे, आप गए शादी? आई माइसेल्फ वाज नॉट देयर, बट ऐसे इंसिडेंट काफ़ी हो चुके हैं जिसमें हमने शादियों को जाके ऑन स्पॉट वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट किया और रुकवाया या उसको जल्दी ख़त्म करवाया. लेकिन वहाँ अच्छा, प्रोड्यूसर साहब जो है ना कॉन्स्टेंटली मेरे कान में बोल रहे होते हैं, वो कह रहे हैं पुलिस रिक्वेस्ट नहीं करती है, पुलिस जाके जो है वो सिर्फ ऑर्डर करती है. उस्मान मेरे ख्याल में रिक्वेस्ट ही की होगी. क्यों उस्मान रिक्वेस्ट की, उठवा लिया जाके वहाँ से? उनको एडमिनिस्ट्रेशन को, जो वहाँ का जो मैनेजर है ऑफ दैट इवेंट, उसको जाके कहा जाता है कि दिट इज़ रॉन्ग, अगेंस्ट द रूल्स आप जा रहे हैं, तो उसको फिर रिक्वेस्ट या उसको कन्वे किया जाता है कि आप इस इवेंट को क्लोज डाउन करें. और फिर लोग मान लेते हैं, या उधर भी जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो चलते हैं और फिर उससे
मुसीबत ही होती है। बनती है, awkward होती है, awkward situation बनती है, बट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस बीइंग उनके पास जो लीगल अथॉरिटी है उसके मुताबिक उनको फिर एक्ट करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ अभी आने वाले दिनों में, बिकॉज अभी हम जुलाई की बात कर रहे थे, जून जुलाई इज़ गोइंग टू बी टफ जो है, पड़ोसी मुल्क में हमने जो देखा बहुत डर लगा उससे, सब ने जो विजुअल्स देखे वहाँ से जो आ रहे थे, आपको लगता है कि अपनी हमारी पब्लिक जो है, क्योंकि वही बात है कि 4 दिन लॉकडाउन होता है, फिर हम समझते नहीं अब तो हम ठीक हैं, अब तो कुछ नहीं है, ऊपर से फिर कुछ आर्टिकल्स छपते हैं कि जी पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया, ये हो गया वो हो गया, तो बहुत ज़्यादा लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। खुदा न खास्ता आपको लगता है कि इंडिया वाली सिचुएशन बन सकती है, अभी भी चांसेस हैं? चांसेस हैं। मैं असल में उसकी वजह ये है कि अभी तो हमने फ़्लाइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और इंडियन वायरस को हमने पाकिस्तान में एंटर नहीं होने दिया। इंडियन यात्री आ गए ना, अगर तो अभी तक उनकी वजह से वो जो भी आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, एयरपोर्ट पे भी जो आ रहा है उसकी टेस्टिंग हो रही है, एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, वो टेस्ट करा के आ रहा है, वैक्सीन भी हो रही हैं, 90% चांस है कि वायरस एंटर नहीं होगा। और आपको याद होगा कि शुरू में लोग कहते थे कि यार इंडिया पाकिस्तान में केसेस ज़्यादा क्यों नहीं हो रहे, और कोई कहता था जी BCG वैक्सीन है, और ये इस वायरस की लिथैलिटी इतनी ज़्यादा है कि ये म्यूटेट करता है। अगर ये समझता है कि ये फलां बॉडीज़ पे नहीं कर रहा है तो ये थोड़ा सा बदल के फिर अपने आप को घुमा, मतलब इंतहाई ये लीथल वायरस है। अगर तो इंडियन स्ट्रेन इधर आ जाता है तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के अंदर भी हालात ख़राब हो सकते हैं। हमारे तो हेल्थ स्ट्रक्चर जो है, आपको पता है ऑक्सीजन की कमी पहले भी हमारी होना शुरू हो गई थी, फिर हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे। इंडिया में तो 3 लाख के करीब डेथ्स हो गई हैं, पाकिस्तान में अभी तक 15,000 हुई हैं। तो अगर आप सिर्फ डबल द नंबर ही कर लें, 15,000 से आप 30,000 ही करें, तो आप सोचें हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर कितना बड़ा वो करेगा। तो इसलिए मैं स्केयर भी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन मैं फिर भी लोगों को ये कहता हूँ कि हम अभी भी उस फेज़ में हैं कि अब ये फ्लाइट्स इसलिए तो हमने रोकी हैं। अगर ये इंडियन स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन स्ट्रेन आ जाए तो अभी कई एपिडेमियोलॉजिस्ट तो कह रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये इंडियन स्ट्रेन आ जाता है तो हो सकता है आप जो वैक्सीन लगा चुके हैं काम नहीं करेगी, हो सकता है ये काम ही ना करे, तो फिर तो हमें मतलब बैक टू स्क्वायर वन हम चले जाएंगे। तो इसलिए लोगों के लिए मेरा मशवरा यही है कि वो दे शुड लर्न टू लिव विद इट। अब ये आ चुकी है, ये नहीं हमारी जान छोड़ने वाला अगले काफ़ी दिनों तक, तो आप सालों तक शायद सालों तक भी, जब तक कि कोई इसकी दवाई नहीं आ जाती। अगर दवाई आ जाए तो फिर तो ये जैसे शुगर है या फ्लू है या उसी तरह दवाई खाएं तो आप ठीक हो जाएंगे। वैक्सीन ज़रा मुश्किल प्रोसीजर है, उस पर पैसे भी बहुत लगते हैं वैक्सीन के ऊपर, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, सेंटर्स बनाना और सारा कोल्ड चेन मेंटेन करना, सारा कुछ। एग्जैक्टली, और फिर लोगों को कन्विंस करना कि ये बुरा नहीं है। दवाई के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे कि लोगों को कन्विंस करना कि ये बुरी चीज नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि लोगों को जो कन्विंस करना है वैक्सीन के हवाले से, उसमें क्या करें, किस तरह जो है वो आप कन्विंस करें, बिकॉज बहुत सारे इसमें ये भी हैं, मिसकंसेप्शंस भी हैं जी, इनफर्टिलिटी हो जाती है इससे, पोलियो का और बहुत सारे, ये एक एजेंडा है फलाने का, उसमें किस तरह करें? इस पे हमारा प्लान ऑलरेडी है। हमने वी हैव लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स इन पोलियो के अंदर हमारा सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता था कि हम जो उलमा हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करते थे। इस दफ़ा हमने इस वैक्सीन पर उलमा को पहले इन्वॉल्व किया है, औकाफ डिपार्टमेंट के थ्रू उलमा को पहले कन्विंस किया है कि जिसके इसके अंदर क्या क्या चीज़ डली हुई है, इसमें कोई ऐसी हराम चीज़ तो नहीं है और इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो शरई तौर पे ना हो। उनको कन्विंस करने के बाद हमने उन्हीं से रिक्वेस्ट की, और उलमा ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर ईद के ऊपर भी खुतबात में और जुमे के खुतबात में पिछले में लोगों ने, हमारे उलमा ने आवाम को कहा है कि ये वैक्सीन लगवाएं। सही, क्योंकि ये हमने पोलियो में भी देखते थे कि पोलियो में भी जब हम जाते थे तो लोग समझते थे कि ये हराम है जी, इसमें पता नहीं फलां चीज़ डलती है, इसमें फलां जानवर का ये चीज़ है, ये तो इंडिया से बन के आ रही है, इसराइल से बन के आ रही है, इस तरह की बातें हो जाती थी। एक तो हमने वी हैव लर्न फ्रॉम दैट लेसन, एक तो हम ये काम करें, और दूसरा ऑब्वियसली हमारा मीडिया इसमें हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा है। कोई एक दिन भी कोई गलत खबर नहीं किसी ने चलाई। एक आध लोगों ने ट्वीट्स की हैं कि जी मैंने तो वैक्सीन लगाई है फिर भी मेरी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, तो फिर हमने फौरी तौर पर उनको अप्रोच किया और उनको बताया कि यार ये 90% 95% ये बनती हैं, 5% नहीं भी बनती, लेकिन फिर भी आप सेफ जोन में हैं वैक्सीन लगाने के बाद। तो ये चीज़ें आएंगी और हमने ऑलरेडी इसका प्लान भी बनाया हुआ है, इसकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी बनाई हुई है, मीडिया स्ट्रैटेजी भी बनाई हुई है, उलमा को ऑन बोर्ड रखा है, रेडियो को साथ लेके चलना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और इवेंचुअली ऑब्वियसली जो हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये खुद लगवा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने टीवी पे आके लगवाई, प्रेसिडेंट ने लगवाई, तो इससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। इसमें जिस तरह हमजा भी कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम अभी मुश्किल है, अभी हम ये नहीं कह सकते वी आर आउट ऑफ द सेफ जोन, वी हैवंट सेल्ड थ्रू। बहुत इशू जो आ रहा है, ये मैंने, क्योंकि लाइक आई सेड मेरे पेरेंट्स का जब हुआ तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया
कि शॉर्टेज जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज आ रही है उसमें, अच्छा जी, अब अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है तो आप उसको होल्ड कर लें और प्राइस उसकी जो है डबल ट्रिपल कर लें, इसमें पुलिस क्या कर रही है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, क्या आप कर रहे हैं इसमें? हमारी तमाम स्पेशल ब्रांच और तमाम जो ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल डिवीजन में पुलिस जो डिप्लॉयड है, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड, हम हर एक जगह जहाँ पर होर्डिंग हो रही है उनकी इन्फॉर्मेशन भी रख रहे हैं। जहाँ पर ऐसा हमें इतला मिलती है, लोगों के साथ इन कांटेक्ट हैं कि कुछ इस तरह हो ना रहा हो, कई इस तरह की हमें कंप्लेंट्स मिली हैं, उनको वी प्रॉपर्ली एड्रेस देम कि कोई किसी तरह की होर्डिंग या इस तरह का कोई मामला ना हो। और हमसे कोई प्राइस आपने वीज़ा-वी चाहे ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन हो या फॉर दैट मैटर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, आप लोगों ने प्राइसेस कोई फिक्स किए हैं? बिकॉज जो नज़र आ रहा है जिसका जो दिल कर रहा है वो चार्ज कर रहा है इस वक्त। नहीं, अभी तो हमने इस पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया हुआ है, नोटिफाई भी किया है, होर्डिंग का भी, इस पे होर्डिंग के पे तो लॉ मौजूद है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो लॉ है ना प्राइस कंट्रोल का, उस कानून का नाम ही ये है प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एंड प्रॉफिटेरिंग फॉर एसेंशियल कमोडिटीज़। पाकिस्तान में जो कीमतों का इतलाक होता है वो सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज, ये एसेंशियल नहीं है, अब बन गई है वैसे अब तो। बन गई, लेकिन मेडिसिन की जो प्राइसेस है ना वो ड्रैप फिक्स करता है और जो वो इंतजामिया नहीं फिक्स करती। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कभी प्राइस फिक्स की नहीं गई, उसको मार्केट ही कर रही थी। अगर हुकूमत इसको प्राइस फिक्स करना शुरू करे ना तो उसका नुकसान भी है। जब आप हुकूमत प्राइस फिक्सिंग करती है तो जो नए लोग आना चाह रहे होते हैं कि यार इसमें से कुछ पैसा मिल सकता है, चलो हम सब आएँ और सप्लाई इंक्रीज़ करें, तो वो सप्लाई एकदम रुक जाती। लोग कहते हैं यार इस पर तो हुकूमत ने प्राइस सेट कर दिया है, हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे और हम नया बनाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, छोड़ो यार ये तो काम ही नहीं करना। तो और उससे जो हमारी सप्लाई है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो पूरी दुनिया के अंदर हल्की फुल्की प्राइसेस बढ़ने से जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसमें एंटर करते हैं। हल्की फुल्की तो नहीं, या तो मतलब 100% जो है वो एग्जॉर्बिटेंट 2 के ऊपर हुआ है और उस पर हमने एक्शन भी लिया है, पकड़ा भी है। आप तो हैरान होंगे कि बस इनको देख के अल्लाह, फिर बंदा ये सोचता है कि अल्लाह का जो अजाब आया ना वो सही आता है ऐसे लोगों को देख के कि रमज़ान का महीना भी है और आपकी अपनी फैमिली इससे सफ़र कर रही है, फिर भी वो चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। तो हमने उन पर एक्शन भी किए हैं। हमारे इस्लामाबाद के अंदर हमने सिर्फ रमज़ान के महीने के अंदर कोई 350-400 लोगों को अरेस्ट किए, उनको फिर हमने जेलों में भेजा है, पर्चे कराए हैं, रेड्स किए हैं, शट डाउन्स किए हैं। वो ऐसे लोगों पर किए हैं क्योंकि ये कर रहे थे काम। अभी हॉस्पिटल की प्राइसेस के ऊपर भी इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गई है, उन्होंने भी कहा है कि आप प्राइसेस कंट्रोल करें। ऑक्सीजन के ऊपर भी कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं कि जी अब ये महंगा नहीं बेच सकते। और जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो डेली बेसिस पे इंश्योर कर रहे हैं कि ये रेमडेसिविर और एक्टेमरा वगैरह इंजेक्शंस मौजूद हो। चले, अब हमने सीरियस बातें तो बहुत ज़्यादा कर ली हैं, बड़ा टफ टाइम हम जो है वो उससे गुजरे हैं और आप लोग फ्रंट लाइन हमारे जो हैं वो सोल्जर्स हैं। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? वो हमारे जो प्रोड्यूसर है ना राजा नादिर इम्तियाज़ साहब, वो पूछ रहे हैं, इनसे पूछें जी कौन सी फिल्म इन्होंने देखी है, कौन से गाने इन्होंने सुने, ये क्या करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, क्या करते हैं? तो उस्मान पहले आप। एक तो जॉब से बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है कि आप अपने कोई एक्टिविटीज़ हॉबीज़ को एक्चुअलाइज कर सकें, उनको एग्जीक्यूट कर सकें। बट एट टाइम मेरा ये है कि मेरा शौक ये है कि व्हेन एवर आई गेट टाइम, शाम में, रात में, आई गो फॉर वॉक। अच्छा, वॉक से बिकॉज आप अगर आई बिलीव अगर आप मेंटली टायर्ड हैं सारे दिन के बाद और अगर सो के या रेस्ट करके आप थकावट उतार रहे हैं तो यू आर गेटिंग ओल्ड। और अगर आप उसको वॉक करके अपने आप को माइंड फ्रेश कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज चेन अप्स पुशअप्स करके कर रहे हैं, तो मे बी दैट्स द रीजन फॉर योर यूथफुल लुक्स, आई थिंक, है ना? यही वजह है। ये मेरा ख्याल है हमें ये सोना नहीं है, हमने वॉक एक्सरसाइज कर दी है। हमजा, आप क्या करते हैं? बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? मैं आपको बताऊं कि उस्मान से मैं एग्री करता हूं, हमारे पास टाइम कम होता है। मैं आज से 6-7 साल पहले ना मैं OST था, मेरे पास पोस्टिंग नहीं थी, तो मैं किसी बुजुर्ग के पास बैठा हुआ था, कोई नेक आदमी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये फुर्सत जो है ना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा। और मैं उन्हें कहता जी क्या फुर्सत है जी, पोस्टिंग नहीं है, मैं तो बैठा हुआ हूँ। और अब मैं वाकई मुझे रियलाइज़ होता है कि अब हम जो इतनी मुश्किल हालात में से गुजरे हैं, पूरा मुल्क ही गुजरा है, हर तरफ हर महकमा ही इतना बिजी हो गया है और इतना काम है, तो वाकई अब मैं सोचता हूँ कि फ़ुर्सत कितनी बड़ी नेमत थी जिससे अब हम महरूम हो गए हुए हैं। तो अभी तो सच्ची बात यह है कि ये अब जहन में ही इससे निकल गया है कि यार रिलैक्स भी होना है। लेकिन ये है कि मैं तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, और क्योंकि फिर वो बहुत ज़िद करना शुरू होते हैं, फिर मुझे पता है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा टाइम ना दिया तो इवेंचुअली इनको बाद की ज़िंदगी में इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होंगे। तो उसकी वजह से फिर मैं टाइम देता हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम ना तो कोई रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं ना कुछ हैं, तो गाड़ी में बिठा के थोड़ी ड्राइव कर लेते हैं, उनके साथ कोई मूवी वगैरह देख लेते हैं और घर में थोड़ा खेल लेता हूँ, बस ये काम कर लेता हूँ। बिल्कुल, प्रोग्राम हमें क्लोज करना है, सो इट्स रियली नाइस हैविंग यू। जो पब्लिक इस वक्त देख रही है उनको आप क्या मैसेज देंगे? कोविड टाइम के अंदर हमारी पुलिसिंग के, हमारे जॉब के डायनामिक्स ऑल टुगेदर चेंज हो गए हैं। तो आई जस्ट से कि महदूद रहें, महफूज रहें, अपनी एक्टिविटीज़ को कन्फाइन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करें, अपने आप को गैदरिंग्स के अंदर ना लेके जाएं, ताकि हम
اپنے انڈیویجول بینگ این انڈیویجول ایک رول پلے کر سکیں ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پر, اور اپنے آپ کو اور اپنے سے جو لوگ اٹیچڈ ہیں جو ہمارے نیئر بائی پیپل ہیں ان کو سیف رکھ سکیں. بالکل. حمزہ. میرا پیغام اسلام آباد کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہم نے بہت ساری جو ہے ڈیلیوری ایپس کا انعقاد کیا ہوا ہے. ایون سبزی منڈی از آن لائن. آئی واز پلیزنٹلی سرپرائزڈ. سبزی منڈی آن لائن ہے, وہ ہماری ایپ ہی چل رہی ہے. تو لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اب وہ جو مارکیٹس میں جاتے ہیں ان کی بجائے گھروں میں ہی ان تمام ایپس کو یوز کرنا شروع کریں. کچھ ایپس اگر آپ جن کو کچھ, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ ان کو پروموٹ کریں, بٹ یو تھنک کہ یہ اس سے بہتر جو ہے وہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے. اگر کچھ بتانا چاہیں کون سی اگر تو ہماری سرکاری ایپ ہے درست دام ایپ, درست دام ایپ پہ چلے جائیں. اس کے اندر پھر ہمارے وینڈرز لسٹڈ ہیں, ان میں سے آپ کسی پہ کلک کریں, فوری پہ کلک کریں, سبزی منڈی پہ کریں, وہ آپ کے گھروں میں یہ چیزیں ڈیلیور کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ٹائم پہ ڈیلیوری ہوگی, مطلب ان دا سیم ڈے ہوگی. جیسے سبزی اور فروٹ تو آپ نے ایک دن میں ہی منگوانی ہوتی ہے, اس میں کوئی ارجنسی تو ہوتی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگ خود باہر نہ جائیں, اور ہمارے ایپس پہ بھی آنے کی ضرورت نہیں. آپ اس ٹائم اسلام آباد کی ہر بڑی مال جو ہے وہ فری ڈیلیوری کر رہی ہے, ان کے نمبر پہ آپ کلک کریں. ہر بڑا اسلام آباد کا ریسٹورینٹ خود ڈیلیور کر رہا ہے. آپ کو فوڈ پانڈا پہ بھی کرنا چاہے وہاں پہ کر لیں, نہیں ہے تو آپ ان کو ڈائریکٹ کال کریں, وہ ریسٹورینٹ کا سامان آپ کے گھر آ جائے گا. اس سے آپ کا مطلب پیٹرول بھی بچے گا, آپ کا ٹائم بھی بچے گا, آپ کورونا سے بھی بچیں گے, انرجی بھی کنزرو ہوگی, ٹریفک کی کنجیشن بھی کم ہوگی. تو میرا خیال ہے وہی عثمان والی بات ہے کہ اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف, دیٹس دا میسج فار ٹوڈے. اور آئی ہوپ کہ آپ نے اس سے کچھ جو ہے وہ گیدر کیا ہوگا. پلس ان دونوں کو بلانے کا مقصد یہاں پہ یہ بھی تھا کہ وہ جو ڈسکنیکٹ ہے ہمارا پبلک کا اور ہمارے سول ایڈمنسٹریشن کا, ہمارے سول سرونٹس کا, اس پہ بھی ذرا بات کی جائے. دیز ٹو آر ریئلی اپروچبل. کوئی آپ کو پرابلم ہو, دونوں جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہیں وہ حاضر ہیں. یہ میں نے خود جو ہے وہ خود بھی ایکسپیرینس جو ہے وہ کر کے دیکھا ہے. تو تھینک یو فار واچنگ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی. ول سی یو نیکسٹ ویک. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.